वहीं दिल्ली एमआईएम के सदर कलीमुल हफीज ने कहा कि ओवैसी पर हमला अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इससे योगी हुकूमत की बौखलाहट जाहिर होती है। टोल पर कुछ शरपसंदों ने एक बुज़दिलाना हमला किया और बिल्कुल 10 फीट की दूरी से 2 डायरेक्शन पे उन पर गोली चलाई। एक लेफ्ट जहां सदर साहब का दरवाजा उस तरफ से गोली चलाई, एक सामने से गोली चलाई। वो तो सलाम हमारे यामीन खान साहब को, जिन्होंने बहुत ही दिमाग से काम लिया और आगे वाली गाड़ी जो हाजी गुलाम साबिर साहब की थी उसको धक्का मारा और हाजी गुलाम साहब की गाड़ी जैसी आगे बढ़ी थोड़ी सी जगह निकली, उसी में से उन्होंने निकाल दी। फिर पीछे से जो हमारे हैदराबाद के एक्स मेयर माजिद हुसैन साहब है, उनकी गाड़ी आ रही थी, तो उनके ड्राइवर ने फौरन उस शूटर पे गाड़ी चला दी। उसके पैर पे चढ़ी गाड़ी, वो गिर गया। लेकिन जो दूसरा शूटर था जो सफेद जैकेट पहने हुए था, उसने फिर गोली चलाई शूटर। बहरहाल वहां से वो लोग भाग गए, तो अपने वेपन भी वहीं छोड़ गए और गाड़ियां भी वहीं निकल आई। फिर आगे जाके सदर साहब ने गाड़ी अपनी चेंज करके और वो दिल्ली पहुंचे। मैसेज देना चाहते हैं। इसी मामले पर मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइशगाह पर भी हमला हुआ है और अब तो ये सोची साजिश नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी भी कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम लगा रहे हैं। सीधा उन्होंने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पे कल जिस तरह से हमला हुआ, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये जानलेवा हमला एक साजिश के तहत किया गया है। और इस मामले में जिस तरह से अगर बात करें तो सिर्फ 2 आरोपियों का नाम जिस तरह से सामने आया है, ये सिर्फ 2 आरोपी नहीं है, इस मामले में कई और भी आरोपियों की भूमिका हो सकती है। और जिस तरह से इस मामले में देखा जाए कि आज की अगर बात करें तो आज के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस मामले को वो लोकसभा में उठाएंगे और इस मामले पर लोकसभा के स्पीकर से भी बातचीत करेंगे और उनसे इस मामले पर तमाम बातों की जानकारी देंगे कि किस तरह से उन पे हमला हुआ है और जिस तरह से उन पे फायरिंग की गई है, उनके जो वाहन है उस वाहन पे 2 गोलियों के निशान भी देखे जा सकते हैं। और इनके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी का ये भी कहना है कि जो फायरिंग की गई है वो छोटे हथियार का नहीं है, बल्कि वो जो एक बहुत ही उन्नत किस्म का जो हथियार है उससे वो फायरिंग की गई है। क्योंकि जो जिस तरह से गोली चलने की आवाज थी, उसके आवाज से ही पता चल सकता है कि वो काफी जो कहा जा सकता है आधुनिक हथियार से वो फायरिंग की गई थी। एक तरह से कह सकते हैं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को और भी आगे उठाएंगे और उनका ये भी कहना है कि इस मामले पर आगे वो उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहले वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो आगे भी चुनाव प्रचार जाके करते रहेंगे। लगातार इस मामले को लेकर तमाम लोगों के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, ये मामला बड़ा संगीन है क्योंकि उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में इससे काफी सरगर्मियां और तेज हो सकती है। वहीं शंकर, ये बताइएगा, इस हमले के बाद से असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी क्या दिल्ली पहुंच गए हैं? शंकर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सवाल को फिर से दोहराएंगे। शंकर, असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं यूपी में, बड़ा मामला ये खड़ा हो सकता है। क्या ये अकबरुद्दीन ओवैसी भी असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की खबर सुनकर दिल्ली पहुंच गए हैं? आज क्या कुछ मामला हो सकता है इस हवाले से? देखिए, कल सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर में तकरीबन 10 से 10:30 बजे रात तक उनके समर्थक उनसे मिलने के लिए लगातार आ रहे थे। इसके साथ उनके रिश्तेदार, उनके जान परिचय सब तमाम वो लोग मिलने के लिए आ रहे थे और तमाम इस मसले पर अपना कह सकते हैं, चाहे समर्थन की बात करें या तमाम जो उनका हाल लेने के लिए आ रहे थे। तो जिस वक्त में मैं सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर पहुंचा था, उस वक्त में वो खुद काफी डरे हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पे जो है काफी परेशानी थी और परेशानी इस वजह को लेकर थी कि उनको अपने परिवार से जल्द से जल्द मिलना है और परिवार को बताना है कि वो सुरक्षित है और उन्हें कुछ हुआ नहीं है। हालांकि इस मामले में जब उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था, देखिए, कि वो 1994 से लगातार इस राजनीति के फील्ड में है। ना पहले उन्होंने कभी अपने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है, ना आगे वो सुरक्षा व्यवस्था की मांग करेंगे। तो जिस तरह से हमला किया गया उन पर और हमला किए जाने के बाद जिस तरह से इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले जाने की खबर आई है, तो इस मामले पर आगे
किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है, लगातार वो संपर्क में बने हुए हैं और उनका ये कहना है, उनका जो आरोप है कि ये मामला सिर्फ दो लोगों का नहीं है। दो लोग जो एक सहारनपुर और एक नोएडा के रहने वाले शख्स को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो इनका कहना है कि इस मामले में आगे विस्तार से पूछताछ होनी चाहिए और निश्चित तौर पर इस मामले पर कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में एक पूरी साजिश के तहत कई लोगों के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो वो कौन लोग थे, किस तरह से हमला किया गया, इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में पहले ही कह चुकी थी जिस वक्त में हमला हुआ था कि उस मामले तो में ये मामला जो बेहद संगीन है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के पेश नजर ये पेश आया। शंकर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। इस वक्त मजीद और तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे रोहित गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताइएगा, जिन लोगों ने फायरिंग की उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या उनके हवाले से कुछ डिटेल्स मिली है? कौन लोग हैं ये और किस साजिश के तहत उन्होंने ये हमला किया? देखिए, अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये दोनों लोग ही अपने जो पता चला है, क्योंकि इसमें पुलिस ने भी साफ तौर पर बात नहीं बताई, क्योंकि पुलिस ने इसमें सीधा सीधा सिर्फ इतना बताया कि दो युवक थे और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये बताया है कि ये दोनों जिस तरीके से ओवैसी जी जिस तरीके से भाषण देते हैं, उनके भाषण से आहत थे। तो ये आहत थे, सिर्फ आहत होने के बाद, हालांकि आहत होने के बाद इतना बड़ा हमला, और वो भी टोल प्लाजा पर। ये दोनों ही जो आरोपी हैं, इसमें सोचने वाली बात, सबसे बड़ी गंभीर बात ये है कि टोल प्लाजा पर, यानी कि जहां पर सीसीटीवी होते हैं, जहां पर सीसीटीवी हर जगह होते हैं और वहां पर गाड़ियां रुकती हैं, और जो टोल कर्मी होते हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में वहां पर होते हैं। तो वहां पर किस तरीके से प्लानिंग की और वहां पर गोलियां चलाते हैं कि इन्हें कोई खौफ नहीं था। हालांकि इसकी प्लानिंग, जो इनके हाथ में हथियार थे, वेपन थे, तो इसकी प्लानिंग कोई एक दिन की नहीं है। ये प्लानिंग कोई बहुत पुरानी प्लानिंग लगती है कि ये पहले से ही तैयार थे। अभी हालांकि इसके पीछे किसका हाथ है ये सामने नहीं हुआ, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव भी जो पहला चरण है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और आजकल जो ओवैसी है, ओवैसी इस समय कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमे हुए हैं। जहां जहां भी ओवैसी जाते हैं, वहां जो भीड़ होती है वो उमड़ पड़ती है ओवैसी को देखने के लिए। तो ये भी नहीं है कि ओवैसी कोई एक छोटे नेता है, ओवैसी एक बड़े नेता और बड़ा कद है उनका। उन पर हमला करने के बाद ये सोचकर ये भी लोग आए होंगे कि उन पर हमला करने के बाद इन्हें भी कहीं छूट नहीं मिलेगी किसी भी चीज में, कानूनी तौर पे भी अगर देखा जाए या सामाजिक तौर पे भी देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इस मामले में कार्रवाई तो हो गई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठ जाता है कि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस पर अब लोग हुकूमत को घेरने की कोशिश करेंगे।